होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अब इसकी क्वांटिटी चेंज होती चली जाती है। अगर ये जो मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ये न्यूक्लियस मैंने बनाया है हाइड्रोजन का, ड्यूट्रियम का, क्योंकि एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। सिंगल के अंदर अगर सिंपल हाइड्रोजन होती एक प्रोटॉन होता। अगर मैं ट्रिटियम की बात करता तो फिर आपके पास एक प्रोटॉन होते, दो न्यूट्रॉन होते और इसके अराउंड ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता। तो जब मैं डिफेक्टेड मास की बात करूंगा तो मुझे इतना आइडिया है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्टिकल होते हैं, एक को बोलते हैं प्रोटॉन, दूसरे को बोलते हैं न्यूट्रॉन। अगर मैं एक प्रोटॉन का मास मेजर करूं और वो मास आता है 1.2 यू, यू का मतलब आपको पता है एटॉमिक मास यूनिट। एक यू का मतलब क्या होता था? 1.66 टाइम्स 10 टू द पावर -27 kg। दिस इज द मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, राइट। अगर एक प्रोटॉन का मास है 1.2 यू, कितना मास है? और यू की वैल्यू मैंने लिख दी। यू की वैल्यू स्टैंडर्ड डेटा बुकलेट में लिखी होती है। अगर एक न्यूट्रॉन होता तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि प्रोटॉन का मास से न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो मैं इसको 1.3 यू करता हूँ। अगर मैं इस एक प्रोटॉन और इस एक न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए एक न्यूक्लियस बनाता, क्या बनाता? एक न्यूक्लियस बनाता, और उस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास एक प्रोटॉन होता, उस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता और एक न्यूट्रॉन होता, तो आपके ख्याल में इस न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? ये मेरा सवाल है आपसे। न्यूक्लियस क्या चीज होती थी? होता था जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिजाइड करते थे। तो आपके पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मैंने मास बताया 1.2, न्यूट्रॉन का मैंने मास बताया 1.3। तो अगर मैं इसको कंबाइन करके एक न्यूक्लियस बनाऊं तो थ्योरेटिकली इस न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? अली सिद्दीकी साहब, इस न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ यू? कुर्बान, कितना होना चाहिए था? 2.5 2.5 यू, नॉट ई। 2.5 यू होना चाहिए था। इसका मास होना चाहिए था थ्योरेटिकली 2.5 यू होना चाहिए था। मगर जब आपने चेक किया तो इसका मास निकला 2.3 यू। कितना निकला? 2.3 यू निकला एक्चुअल मास। थ्योरेटिकल होना चाहिए था 2.5, निकल कितना रहा है? 2.3। इसका मतलब होगा 0.2 मास जो है वो फिनिश हो गया। उस फिनिशिंग मास को बोलते हैं डिफेक्टेड मास। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? मास डिफेक्ट। तो ये मास गया कहाँ? एक्चुअल में जो 0.2 यू का मास था ये आपके पास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। और उस एनर्जी की मदद से न्यूक्लियस फॉर्म हो गया है। तो इसका मतलब होगा अगर आप इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हो तो आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे 0.2 यू का मास रिकवर हो जाए। एक्चुअल में जब भी कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होने के बाद न्यूक्लियस बनाते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपना कुछ मास वैनिश करते हैं एनर्जी में, और उस एनर्जी की मदद से एक न्यूक्लियस बन जाता है। अब जब आप इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हो तो आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जो इस न्यूक्लियस को फॉर्म करने में कंज्यूम हुई थी। तो ये जो मास का डिफेक्ट आ रहा है ये कहलाता है डिफेक्टेड मास। तो इससे एक बात मुझे पता चली कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास का सम जो होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का सम जो होगा मास का, वो हमेशा ज्यादा होगा मास ऑफ न्यूक्लियस से। किससे ज्यादा होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस से। इस कॉन्सेप्ट को बोलते थे डिफेक्टेड मास। तो जब भी कोई न्यूक्लियस बनता है, सम पोर्शन ऑफ प्रोटॉन एंड सम पोर्शन ऑफ न्यूट्रॉन converted into energy, and that energy is called binding energy, which is consumed to form a nucleus. That's why when you are breaking the nucleus, same amount of energy you have to give, so that energy convert into mass, and when proton and neutron lie outside the nucleus, its masses becomes 1.2 and 1.3. तो डिफेक्टेड मास का तो कॉन्सेप्ट क्या सर होता है? हाँ तो सर E इक्वल्स टू MC स्क्वायर से हम एनर्जी निकाल सकते हैं कि जो लॉस हुई है। हाँ बिल्कुल। तो जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी 0.2 यू था मास डिफेक्ट। अब मैंने यू के कन्वर्जन बता दिए तुम्हें, 1.66 टाइम 10 पावर सर -27। अगर तुम इस 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? अगर तुम इस 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो स्पीड ऑफ, पहले मास में कन्वर्ट करोगे ना, ये तो यू था, इसको कन्वर्ट करोगे केजी में, 1.66 टाइम 10 पावर -27 केजी। तुम्हारा जो आंसर आएगा
उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें वो एनर्जी मिल जाएगी जो इस न्यूक्लियस को बनाने में कंज्यूम हुई होगी। सर बोलिए ये समझ नहीं आ बोलिए। रहा, आपने बोला एक प्रोटॉन का मास 1.2 यू, एक न्यूट्रॉन का, ये आपने बोला इन दोनों का अगर एक उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो तो उसका सम करके थ्योरेटिकल 2.5 आया, लेकिन एक्चुअल 2.3 था। हाँ, तो ये जो था ये प्रैक्टिकल मास था तो और ये फिर अच्छा, थ्योरेटिकल मास था। अब इन दोनों का मास कितना डिफरेंस कितना आया? कितना है इन क्या दोनों चीज? इन दोनों मासेस का डिफरेंस कितना आया? 0.2। 0.2। तो इस 0.2 को क्या कहता हूं मैं? डिफेक्टेड मास कहता हूं मैं, क्योंकि मास ये मास डिफेक्ट। किसमें कन्वर्ट हो गया? ये मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, जो न्यूक्लियस बनाने में कंज्यूम हो गई। और उस एनर्जी को बोलते थे बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते थे उस एनर्जी को? बाइंडिंग एनर्जी। अब मैं इसकी ये डेफिनेशन नहीं तुमको चीज लिखवा। समझ आई, ये चीज समझ नहीं आई। क्या? तो फ्रेंड ये चीज समझ नहीं आई कि एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जो मास लॉस हुआ, जैसे डिफेक्ट कहते हैं, वो जो एनर्जी लॉस होता है वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग करने में इस्तेमाल हो गया। हाँ, वो जो डिफेक्टेड मास था, वो आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में जब डिफेक्टेड मास की जगह आप 0.2 यू डालोगे और उसको केजी में कन्वर्ट करोगे और उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एनर्जी आ जाएगी जो अली सिद्दीकी ने मुझे लिख के भेजी है। वो एनर्जी आपके पास आ रही है, अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो कर लो खुद, 2.98 टाइम्स 10⁻11 जूल्स आएगी। तो ये एनर्जी थी जो न्यूक्लियस को बनाने में रिक्वायर्ड हुई और होगी। वो डिवाइड, तो बोलो इससे बोलो। मास निकालेंगे ना, अगर सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे एनर्जी को। हाँ, अगर इस एनर्जी को मैं सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वो मास की वैल्यू आ जाएगी जो एनर्जी कंजम्पशन में कन्वर्ट हो गया था। तो इक्वेशन तो E इज इक्वल टू एम सी अच्छा स्क्वायर सर, में। वो जो 1.66, हाँ, 10 जो माइनस 20 आएगी। 1.66 था वो किसका, प्रोटॉन का मास था? हाँ, वो मास ऑफ प्रोटॉन है जिसको मैं 1 U कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं इसको? 1 U। मगर दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस है उनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास स्लाइडली चेंज हो रहे होते हैं। कहीं 1.2 लिखा हुआ आएगा, कहीं 1.2001 लिखा हुआ आएगा। तो ये तो एक स्टैंडर्ड आपने रख दिया कि 1 U, ये 1 U की कन्वर्जन है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास स्लाइडली वेरी करते हैं, कहीं पे 1.2 लिखा होगा, कहीं पे 1.5 लिखा होगा। तो मगर होगा इन टर्म्स ऑफ यू। यू इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका मतलब होगा प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास का सम में से जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूक्लियस का मास तो तुम्हें डिफेक्टेड मास मिलेगा। तो इसकी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होती है? ये देखो स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आएगी। डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस, जिसको मैं न्यूक्लियन कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं इनको? न्यूक्लियन कहता हूँ मैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फिजिक्स में न्यूक्लियन कहते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस, पहली बात मास ऑफ न्यूक्लियस का डिफरेंस, एंड द मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ द पार्टिकल का मतलब होगा मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है इन सबको न्यूक्लियन कहते हैं हम, राइट? वेयर न्यूक्लियन आर सेपरेटेड टू इंफिनिटी। तो डिफेक्टेड मास की डेफिनेशन बनती है ये चीज तुम्हारे पास मैं अब कर देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन, ये चीज अभी जब कर देता हूँ। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफेक्टेड मास। द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड डिफेक्टेड मास। इसको बोलते थे डिफेक्टेड मास। क्या कहते थे उसको? डिफेक्टेड मास। क्या ये बात समझ में आई? सब वो दिखाते हैं जो आपने वो इन टर्म्स ऑफ वो लिखा था, ग्रेटर वाला इनइक्वालिटी की फॉर्म में ऊपर वो कुछ लिखा था वो दिखाते लिखवा रहा हूँ, 1 मिनट दो मुझे। मैंने तुम्हारे पास जो लिखा था वो इसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। वो मैंने लिखा था ये, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास का सम जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का सम जो होगा हमेशा ज्यादा होगा किससे? मास ऑफ न्यूक्लियस से। ये मैंने यहाँ लिख दिया, mp प्लस mn, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का सम ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर मैं बड़े में से छोटे को माइनस कर दूं तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ब्रैकेट माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब होता है डिफेक्टेड मास। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफेक्टेड मास।
डिफेक्टेड मास का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है डिफेक्टेड मास का? डेल्टा एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको बोलते थे फॉर्मूला ऑफ डिफेक्टेड मास, फॉर्मूला ऑफ डिफेक्टेड मास, और फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने। अभी मैं तुमको कैलकुलेशन कराऊंगा तो तुम्हें और समझ में आएगा, मगर कोशिश करना कि कैलकुलेशन आपके अपनी कैलकुलेटर से खुद से करें आप, ये नहीं कि आप दूसरे के आंसर का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ये टॉपिक सिर्फ जब समझ में आएगा आपके पास जब आप खुद इस्तेमाल करोगे, वरना आंसर कुर्बान या अली सिद्दीकी बता रहे होंगे और बाकी से बैठ के देख रहे होंगे उस आंसर को। इफ़ यू हैव कैलकुलेटर तो अप्लाई योर सेल्फ, तो आप अपने कैलकुलेटर में खुद आंसर निकालोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है। तो डिफेक्टेड मास का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड डिफेक्टेड मास। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है डिफेक्टेड मास के फॉर्मूले की। और रिएक्टेंट क्या चीज होती हैं जो बनती हैं? एक्चुअली में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिले थे तो न्यूक्लियस बना था। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्रोडक्ट का मतलब है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास हमेशा कम होगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों से मिलके न्यूक्लियस बना था। तो रिएक्टेंट कहलाएंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, और न्यूक्लियस कहलाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या यहां तक आपने डेफिनेशन लिख ली है? द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस and the mass of the particle of nucleus is called defected mass. This is the definition. ये defected mass की definition है, और सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, वरना ये चीज आपको समझ ही नहीं आएगी। अगर आप अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे होगे कि कोई सॉल्व कर दे और आप कॉपी कर देंगे बस। मैं रिकमेंड करूंगा सब अपनी कैलकुलेशन खुद से करना। क्या मैसेज आया है? सर वो नीचे का दिखा दे एक दफा। मैं भी बाइंडिंग एनर्जी तक पहुंचा नहीं हूँ। ये ले, क्या नीचे का? ये लो, ये तो बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती थी? द मिनिमम एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ द न्यूक्लियस एंड वेयर न्यूक्लियन आर सेपरेटेड टू इंफिनिटी। द मिनिमम एनर्जी। सर इसे यूं नहीं कहेंगे, इसे ये नहीं कहेंगे द डिफरेंस ऑफ द, ये नहीं कहेंगे द डिफरेंस ऑफ द मास, जो हमें मास करके आएगा, जो बाइंडिंग मास डिफेक्ट जैसे कहते थे वो यूज करके ये एनर्जी निकालते थे, बाइंडिंग एनर्जी। तो उस फॉर्म उस अगर सेंस में पेपर अगर में जो लिखें, डेफिनेशन है मार्किंग एनर्जी की, बाइंडिंग एनर्जी की, वो ये लिखी हुई है, बताता हूँ मैं तुम्हें। वो तो फॉर्मूला है ना, एक्सप्लेनेशन जो मास डिफेक्ट की थी, कराता हूँ मैं, करा रहा हूँ, रुको अभी मैं एक सवाल दूंगा, खुद ही तुम लोग करोगे, राइट। एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी की मैंने नेट से डेफिनेशन उठाई है, जो एक्चुअल डेफिनेशन बनेगी वो उसमें मैं एडिटिंग कर देता हूँ। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा फ्रॉम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते क्या थे? न्यूक्लियन। फ्रॉम अ न्यूक्लियस टू इंफिनिटी, ये बनेगा। मार्किंग में एक मार्क जो है ना टू इंफिनिटी का है। इस बात का मतलब क्या हुआ? अभी मैं इसकी कैलकुलेशन भी कराता हूँ दोनों की, पहले मैं दोनों डेफिनेशन बता दूं। द मिनिमम एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते थे, तो आपने इतनी एनर्जी सप्लाई की कि आपके पास ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर थे, आपने हीट सप्लाई की। जब आप हीट सप्लाई करोगे तो न्यूक्लियस टूटेगा, और जब न्यूक्लियस टूटेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकलने के बाद कहाँ तक जाने के लिए रिक्वायर्ड हो? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाने के लिए रिक्वायर्ड हो। ये है इन्फिनिटी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचर जब ये यूनिवर्स बनी थी तो एक्चुअली में पार्टिकल जो थे वो इन्फिनिटी पे थे, तो अल्लाह ताला ने सारे के सारे पार्टिकल को कंबाइन करके एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फॉर्म किया है। तो इसका मतलब होगा, डेफिनेशन क्या बनेगी? द मिनिमम एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बजाय तुम न्यूक्लियन भी लिख सकते हो।
सेपरेट ऑल द न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इंफिनिटी। ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन बनेगी? ये मार्किंग की डेफिनेशन है। द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल द न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आई? इसमें एक मार्क जो है ना वो आपके पास है फ्रॉम द न्यूक्लियस का, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इंफिनिटी का। दूसरा मार्क है मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इंफिनिटी। न्यूक्लियस से निकल के इनफाइनाइट तक डिस्टेंस तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते थे बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते थे उसको? बाइंडिंग एनर्जी कहते थे। अब मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन कराता हूँ, राइट, ताकि तुम्हें आइडिया हो। पूरे एक सवाल, दो डेफिनेशन मैंने बताई है। पहली डेफिनेशन बताएंगी कुर्बान साहब, डिफेक्टेड मास क्या होता था? व्हाट इज डिफेक्टेड मास? सर बोलो। या बाइंडिंग एनर्जी की दोबारा दिखा दें, वो कॉपी करनी है। ये लो, ये लो। Usman cut off. The minimum external energy required to separate all the neutron and proton. न्यूट्रॉन प्रोटॉन के आगे क्या लिख सकते हो तुम? न्यूक्लियन की लिख सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियन जो होते थे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाम होते थे, राइट। फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इंफिनिटी, न्यूक्लियस को निकालना है, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने, और कहां तक लेकर जाना है? लेके जाना है इंफिनिटी तक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इसका वाइस वर्सा क्या हो सकता है? अगर न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो इसका वाइस वर्सा हो सकता था, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू असेंबल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस फ्रॉम द इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, इंफिनिटी का मतलब क्या है? एक्चुअल में आपने बात कर रहे हैं एनर्जी की। एक पार्टिकल है प्रोटॉन, एक और पार्टिकल है न्यूट्रॉन। ये पार्टिकल खुद से तो मूव करेंगे नहीं, तो अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो किसी फोर्स की मदद से मूव करते हुए, किसी एनर्जी की मदद से मूव करते हुए न्यूक्लियस के अंदर तक आए। तो जब आपके पास न्यूक्लियस के अंदर तक आए, तो वो सारी की सारी एनर्जी जो होगी कंज्यूम हो गई होगी न्यूक्लियस के अंदर लाने में, और कहाँ से लाने में? इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाने में और न्यूक्लियस बनाने में। तो जब आप तोड़ेंगे, तो जब पार्टिकल टूटेंगे, तो न्यूक्लियस टूटेगा, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो निकलेंगे वो दोबारा से कहाँ जाएंगे? इनफाइनाइट तक डिस्टेंस तक जा रहे होंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचर पूरी की पूरी यूनिवर्स जो थी जब फॉर्म हुई है तो एनर्जी बनी है, एनर्जी से फॉर्म हुई है मास। तो ये मास जो था वो एक्चुअल में एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सारे के सारे पार्टिकलों को कंबाइन करके प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस फॉर्म किए हैं। तो जो कॉन्सेप्ट बनता है, न्यूक्लियस अगर टूटेगा, सर, बोलो, तो जैसे जो आप बोल ग्रेविटी रहे हैं की। नेचर ने फ्रॉम इन्फिनिटी क्या कहते हैं, नेचर ने तो इन्फिनिटी से उनको बाइंड किया ना, तो वो वाली कौन सी होगी? हाँ ना, तो एक्चुअली में वो जो एनर्जी थी वही तो बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन है, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए या न्यूक्लियस को असेंबल करने के लिए। हम क्या काम कर रहे हैं? नेचर ने हमें एक काम करके दिया था, नेचर ने हमें पार्टिकल बना के दिए, हम उसको तोड़ के एनर्जी ले रहे हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम न्यूक्लियस को तोड़ते हैं और एनर्जी ले रहे होते हैं। एक्चुअल में जब ये यूनिवर्स जब बनी थी, तो एक्चुअल में पार्टिकल जो थे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर थे। तो नेचर ने क्या किया, उन सारे इनफाइनाइट डिस्टेंस के पार्टिकलों को असेंबल करके डिफरेंट मेटल्स बना के दे दिया आपको, डिफरेंट एलिमेंट, सोडियम, नाइट्रोजन, कार्बन। एक्चुअल में अगर आप इनको तोड़ते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की मदद से, तो इसमें आपके पास जो पार्टिकल निकलेंगे वो दोबारा से कहाँ जाना चाहेंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाना चाहेंगे। अब वो पहुंच पाते हैं, बीच में रुक जाते हैं, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पास यही है। इसमें एक वहाँ के इन्फिनिटी का, अगर बच्चा इन्फिनिटी नहीं लिखता, तो एनर्जी की, बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन बन सकती है, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, और एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू असेंबल द न्यूक्लियस। अगर असेंबल कर रहे होंगे तो नेचर ने करके दे दिया है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से पार्टिकल को सम अप कर दिया न्यूक्लियस के अंदर। आप तोड़ रहे हो, तो जब आप तोड़ोगे तो न्यूक्लियस से जो पार्टिकल निकलेंगे वो न्यूक्लियस से निकल के कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएंगे। नीचे डेफिनेशन देखो ना, इट इज ऑल्सो द एनर्जी रिलीज व्हेन न्यूक्लियस इज असेंबल्ड फ्रॉम द consequent particle where nucleon are separated to infinity.
एनर्जी न्यूक्लियस बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ये न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते थे। क्या कहते थे आप? बाइंडिंग एनर्जी। अब मैं इसके एक न्यूमेरिकल कराता हूँ तो तुम्हें आइडिया होगा। कैलकुलेटर सबके हाथ में होने चाहिए, जितने बच्चे मौजूद हैं, 15 बच्चे जो मौजूद हैं, सबके हाथ में कैलकुलेटर होने चाहिए। राइट। मास डिफेक्ट स्केलर क्वांटिटी है, तो मास डिफेक्ट का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब है हमसे गलती हो रही है या सवाल गलत है। तो सवाल तो गलत होते नहीं है, ज़्यादातर हम गलती कर रहे होते हैं। राइट। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये वाली एग्जाम्पल, कि एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था, इसका मास था 1.2 यू, इसका मास था 1.3 यू। इसको कंबाइन करके आपने एक न्यूक्लियस बना दिया। इस न्यूक्लियस का मास आना चाहिए था 2.5, आ कितना रहे? 2.3। इसका मतलब होगा डिफेक्टेड मास की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2.5 माइनस 2.3, 0.2 यू आ गए डिफेक्टेड मास। अब मैं सवाल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ 0.2 यू से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, और एनर्जी बतानी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अली सिद्दीकी, आपके पास पहला पार्ट था डिफेक्टेड मास निकालो। क्या निकालो? डिफेक्टेड मास। वो तुमने निकाल दिया डिफेक्टेड मास कितना? 0.2 यू। दूसरा पार्ट है बाइंडिंग एनर्जी निकालो इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें निकालना है? इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे करेंगे सेकंड पार्ट? पहला पार्ट तो आप सबको समझ में आ गया होगा। 2.5 में से 2.3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0.2 यू आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालिए। जूल में नहीं निकालनी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। क्या आपको कन्वर्जन पता है, या मैं लिख के दे दूं यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते थे? और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितने होते हैं? ये दो चीज अपनी कॉपी में लिख लें आप, मैंने ब्रैकेट में बंद कर दी है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 टाइम 10 पावर माइनस 19 जूल होते थे, और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 टाइम 10 पावर माइनस 13 जूल होते हैं। अब आपने मुझे एनर्जी बतानी है, बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें बतानी है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। कैसे करेंगे? मुस्तफा नईम साहब, सर बोलो। हेलो। सुन रहा हूँ, हेलो बोलो सर, बोलो, सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 0.2 यू है, तो उसमें तो यू की जगह तो मास ऑफ प्रोटॉन आना था 1.66 इंटू 10 टू हाँ, पावर माइनस 17 जो बिल्कुल सही है, 27 था। तो आप बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब सुन लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रुक कहाँ जाओ, से आ रुक गया? जाओ। जब तुम यहाँ पे u की जगह डालोगे 1.66 टाइम 10 पावर माइनस 27 और उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारा डिफेक्टेड मास केजी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? केजी में। तो आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन बताई थी, वो इक्वेशन थी E बराबर था mc स्क्वायर के। तो डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी के। ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया जब डिफेक्टेड मास पता हो। ये फॉर्मूला आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन से बताया है। तो तुमने मास निकाला केजी में, उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी आ गई जूल्स में, जो अली सिद्दीकी ने बता दी थी शायद 2.98 टाइम्स 10 पावर माइनस 13 जूल्स, माइनस 11 जूल्स आ रही थी। अब इसको कन्वर्ट करना होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें कन्वर्ट करना होगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या मैंने जितनी बातें की समझ में आई? बिल्कुल सही अली सिद्दीकी। मेरा तो आंसर कुर्बान, कुछ और आ रहा है। कुर्बान तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है। क्या अली सिद्दीकी का आंसर मेरा सही आ भी रहा है? मेरा भी तुम मुझे मेरा भी अलग मैसेज आ पे रहा लिख है। के क्या आ रहा है? क्या आ रहा मैंने है? किया 0.2 इंटू 0.66 10 टू रेस पावर माइनस 27 अपॉन 3
10 to the power 8 का होल स्क्वायर आ रहा है, मेरा आ रहा है रुक जाओ 3.688 माइनस 10 to the power minus अरे 45। रुको, अरे भाई रुको, हमदान रुको बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया? इतनी स्पीड में चलोगे तो ना खुद समझ में आएगा ना किसी को समझा जी पाओगे। देखें, रुके, मैं करा रहा स्पीड हूं मैं ऑफ सवाल। लाइट पे चल रहा हूँ सर। मैंने पूछा था रिफ्रैक्टेड मास कैसे निकालेंगे, आपने निकाला 0.2, उसके बाद आपने हमदान साहब ने 0.166 टाइम 10 पावर माइनस 27 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप हमदान साहब स्क्रीन देखिएगा मेरी, अपना कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ क्योंकि राइट। तो अगर मैं अपना कैलकुलेटर ऑन करूं तो जब मैं 0.2 को, और हमदान गौर से सुनना क्या बात कह रहा हूं मैं, 1.6 टाइम 10 पावर माइनस 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डिफेक्टेड मास केजी में आ जाएगा, और वो आएगा 3.32 टाइम्स 10 पावर माइनस 28। नजर आ रहा है? डिफेक्टेड मास की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.32 टाइम्स 10 पावर माइनस 28 kg। तुम्हारा भी आंसर यही आ रहा होगा। अब तुमने गलती क्या कर दी, ये क्या निकाला है, ये डिफेक्टेड मास निकाला है। आपको क्या निकालनी थी, एनर्जी। तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता था mc²। तो आपने इस मास को 3.32 टाइम्स 10 पावर माइनस 28 को मल्टीप्लाई करना था स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से। डिवाइड क्यों कर रहे हो? 3 टाइम्स 10 टू दी पावर 8 का होल स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास 0.32 टाइम्स 10 पावर माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ऑन 3 टाइम्स 10 पावर 8 का होल स्क्वायर। तो आपका अब जो आंसर आएगा वो आएगा 2.988 10 पावर माइनस 11। ये आपके एनर्जी का आंसर आया है, 2.988 टाइम्स 10 पावर माइनस 11 और जूल्स। मगर अभी भी मेरा फाइनल आंसर नहीं आया, क्योंकि फाइनल आंसर लाने के लिए मुझे इस एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने एनर्जी पूछी थी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा आंसर आ गया जूल्स में, तो मैं इस जूल्स के आंसर को डिवाइड कर दूंगा। 2.988 को 10 पावर माइनस 11 को डिवाइड करूंगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन ये लिखी हुई है 1.6 टाइम्स 10 पावर 1.6 टाइम्स 10 पावर माइनस 13। कितनी है? 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 13 से। तो अब मैं अगर अपने आंसर को डिवाइड करूं 1.6 टाइम्स 10 पावर माइनस 13 से, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 747/4। इसका मतलब बनेगा 186.75 186.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये पूरी स्टोरी समझ में आई? ये पूरी मैथ्स है, कन्वर्जन ही कन्वर्जन भरी हुई है इस चैप्टर में। हसन अहमद खान साहब, हमदान, सफ़ान, उजैर, क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको? अरीबा, अली सिद्दीकी, हसनैन खान। अब सर हाँ बात बोले, हो गई। पूछिए। अगर आपने जो एंड में किया है, जो जो हमारी 2.988 आई थी इंटू 10 टू द पावर 11 जूल्स, ये हमारी उसमें आई थी ना जूल्स में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में। नहीं बेटा, जूल्स में आई है ना। अच्छा, तो फिर हमने रेशियो में क्या, तो फिर हमने फिर मैंने रेशियो क्या में किया, क्या इसको लगाया? डिवाइड कर दिया। वन क्या लगाया है? रेशियो क्या लगाया आपने, वो पूछ रहा हूँ। रेशो क्या लगाया? कौन सा रेशो? मैंने तो जो ऊपर फॉर्मूला आपने, लगाया है। जो आपने इजी, ऊपर कौन सा, पूछो कौन सा, पूछो पूछो, ऊपर चला डायरेक्ट वो रहा कर है। दिया ना डिवाइड, वो रेशियो से हुआ है ना बेसिकली, आपने हाँ डायरेक्ट हाँ किया है। वो पता है, अगर हम हाँ लोग वो वो किस लिख के तरह से हुआ करते है। जब भी यही बात लिसन थी। लिसन मैं बताता हूँ। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते थे 1.6 टाइम्स 10 पावर माइनस 13 जूल्स। तो तुम्हारे पास 2.988 10 पावर माइनस 11 जूल्स में कितने एक्स होंगे? ये रेशो लगाया है। सर हम इस चीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। इस काम इस कम एनर्जी से ज्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही होता है, यही हो रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर बिजली का मसला खत्म करना कोई इशू बस नहीं है, मगर एक्चुअल में गवर्नमेंट खुद नहीं खत्म करना चाहती। जो कहना है वो चश्मन जो प्लांट्स हैं वहाँ पे ये काम हो रहा है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मगर वो हमको सप्लाई नहीं होती। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 टाइम 10 पावर माइनस 13 जूल्स के, तो x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 2.988 टाइम्स 10 पावर माइनस 11 के। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? क्या यहाँ तक समझ में आ गया? 186.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं एक सवाल देता हूँ, ये कॉपी कर लिया पूरा? क्या कॉपी कर लिया यहाँ तक? जी कर लिया। अब लिखो सवाल। अब लिखो सवाल, if mass of proton is if mass of proton is 1.3 u and mass of neutron is 1.4 u and mass of कार्बन, कार्बन का मतलब क्या होता है? 6 and 12, क्या ये बात पता है आपको? कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन, एंड द मास ऑफ कार्बन, तो सर 12 क्यों ना? हाँ, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लिख देता हूँ ना पूरा ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। मास ऑफ न्यूक्लियस the mass of the nucleus of carbon is 13 u. Calculate first part, mass in mass, फर्स्ट पार्ट है आपके पास डिफेक्टेड मास, सेकंड पार्ट बाइंडिंग एनर्जी, थर्ड पार्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर नंबर। क्या इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली आप लोगों ने? बाइंडिंग एनर्जी पर एन एन, एन एन का मतलब क्या है? एन डैश एन, न्यूक्लियर नंबर। The mass of proton is 1.3 u, mass of neutron is 1.4 u, and the mass of the nucleus of carbon is 13 u. कितना है आपके पास? 13 u. Calculate first part defected mass, second part binding energy, third part binding energy per nuclear number. दो पार्ट तो आपसे हो जाने चाहिए, तीसरा पार्ट थोड़ी सी अपनी अकल लड़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर नंबर का मतलब क्या है। 2 मिनट हैं मीटिंग खत्म होने में, क्या 2 मिनट में आपसे सवाल हो जाएगा? कर रहे हो मुझे बताएं। एक आंसर ही गलत आएगा।
सर वो एमएफ चुप हो जाए मैं लॉली। जी हसन अहमद खान साहब। ओसामो। अबे सवाल गलत है ना। सर सुन रहा हूँ, बोलो। सवाल गलत नहीं है। क्या देखा? बस यही तो लाना चाह रहा था मैं, पता था मुझे। क्यों आपने कहा था प्रोटॉन मास इफेक्ट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 3.5 ग्रेटर देन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बात पे कायम हूँ अभी भी, और सवाल भी सही है, मगर तुम्हारा माइंड दोनों बातें तो एक्सपेक्ट ही नहीं फिर कर रहा। कार्बन कार्बन में क्या, बोलो। कार्बन का आपने न्यूक्लियस दिया ना। हाँ तो हाँ कार्बन के न्यूक्लियस के बिल्कुल। अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो तुम 6 इंटू 1.3 प्लस 6। हाँ, तो तो 12 हो गया 6 ना से ये। कौन मल्टीप्लाई करेगा? हमदान साहब, यही तो है फिजिक्स। आपने खुद अपने तो दिमाग मैं में वही तो एक कह रहा हूँ। न्यूक्लियस बनाना होगा, उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब होगा एक मैं वही तो कह प्रोटॉन रहा का हूँ आपने मास जो था, दिया। मैंने तुमको। अरे भाई क्या हो गया? लिसन, तुम बाइंडिंग पहले डिफेक्टेड मास निकालोगे। कुर्बान, सही है तुम्हारा आंसर। डिफेक्टेड मास निकलेगा 3.2 यू, क्योंकि डिफेक्टेड मास का फॉर्मूला बताया गया था। डिफेक्टेड मास बराबर होता था फर्स्ट पार्ट मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये फॉर्मूला बताया गया था आपको। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 6, और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक प्रोटॉन का मास था 1.3, तो आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1.3 ब्रैकेट प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1.4 न्यूट्रॉन, और इस पूरे के ऊपर एक बड़ी ब्रैकेट लगाने के बाद माइनस करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, और मास ऑफ न्यूक्लियस बताया गया था 13। तो जब आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से, तो कोई स्क्रीन शेयर हो रही है तुम्हारे पास? न्यू शेयर, न्यू शेयर ही आ गया। तो इसका मतलब बनेगा, जब मैं 6 को 1.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 7.8। 7.8 प्लस, जब मैं 6
को फिर मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 1.4 से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो फिर मेरा आंसर आएगा आपके पास 8.4। तो 7.4 प्लस 8.4, इन दोनों को सम करूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 13 में से, तो ये बन जाएगा 15, बल्कि ये बन जाएगा कितना, 7.8 प्लस 8.4 प्लस 7.8, तो मेरा आंसर आएगा आपके पास 16.3। तो जब मैं 16.2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 13, तो मेरा आंसर बन जाएगा 3.2 यू। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। हमदान साहब, क्या ये बात समझ में आई? अब एग्जामिनर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के कुछ भी नहीं बताएगा आपको, ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड का आंसर मेगा में देना है या नॉर्मल वाला? बेटा मेगा में। इस चैप्टर में सर मास बताएंगे रिफ्रैक्टेड में, एनर्जी बताएंगे मेगा इलेक्ट्रॉन में। बोलिए सर 1:30 बजे तक ऑफ, क्या? सर 1:30 बजे तक ऑफ कर दीजिएगा। 1:30 तो बजने दो यार, 1:30 बजे तक बज रहा है 1:30 अभी। बाइंडिंग बस थोड़ा एनर्जी, सा टाइम रह गया। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या था? बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला था डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब रुक जाओ, कितना आंसर आया तुम्हारा अली सिद्दीकी? बाइंडिंग एनर्जी का आंसर बताना था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितना आंसर आया मेला से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? जिसका आंसर आया मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, 2900। 2900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ये कुर्बान का आंसर आ रहा था, राइट? 2990 था, सॉरी 2990। अली सिद्दीकी का आ रहा है 2880। तो एक का आंसर आ रहा है मेरा 2990, एक का आ रहा है 2880। ये दो आंसर आए मेरे पास अभी। मेरा 2988 आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है? 2988। 2988। सर अब ये सारे आंसर जो है 2879 आ रहा पेपर है, में एक्सेप्ट, सर बिल्कुल 2879 सही आ आ रहा रहा है। है जो। अब देखें, आपका आंसर आ रहा था 3.2, तो सबका आ रहा है क्या? 3.2 किसी का नहीं आ रहा था? ये सबका 3.2 आ रहा था। अगर 3.2 सबका आ रहा था, तो ये जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, इसको मैं एग्जाम कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं? शॉर्टकट। तुम्हारे पास मास कितना आया था? सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट का शॉर्टकट देख लो। 3.2 यू, 3.2 यू को मल्टीप्लाई कर देना 934 से, बताओ आंसर कितना आएगा? 3.2 को मल्टीप्लाई कर दिया 934 से, 988.8। आंसर आंसर आएगा 2988.8। तो इसका मतलब 2989, ये आंसर है। क्या तुम्हारा आंसर के करीब है? बिल्कुल करीब है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सबसे करीब मेरा वाला है और पहले वाले का। अरे भाई, सबसे करीब आपका वाला है, बिल्कुल। ये लॉजिक समझ में है मैंने किया क्या है? मेरे पास ये 934 कहाँ से आ गया? ये एक शॉर्टकट है और ये पेपर में प्रूफ करने को आता है। पेपर में आता है शो दैट, ये याद रखना। तो 2989 ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। तो इसलिए तुम लोगों ने जो आंसर बताया, मुझे सारे आंसर समझ में आ रहे हैं, मुझे ये सारे आंसर मैं एक्सेप्ट करूंगा। थर्ड पार्ट का आंसर बताओ पहले, फिर शॉर्टकट का मेथड बताता हूँ। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर नंबर, ये भी मुझे लगता है कुर्बान और अली सिद्दीकी बता पाएगा शायद। सर हाँ 934 तो आपने वैसे निकाला होगा ना, मास और कैसे? यानी mc स्क्वायर के अंदर जो तो आपने मास लिया हुआ है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप स्पीड से, और क्या आप कर डिवाइड भी कर सकते दिया हैं? होगा आपने मेगा क्या इलेक्ट्रॉन आप कर वोल्ट से। सकते हैं 934 निकाल सकते हैं? मेरा सवाल आपसे ही है। हाँ करना ठीक है। अब थर्ड पार्ट का आंसर बताओ पहले। सेकंड पार्ट के सारे आंसर सही हैं, थर्ड पार्ट का आंसर बताओ। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे?
2989 upon 12u। दोबारा से बोलो, जो आंसर है सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? अपॉन 298, हाँ वेरी गुड, अपॉन आगे 12u बोलो। कर देंगे। 12 यू नहीं करेंगे, तो सिर्फ फिर 12 और कर फिर देंगे, उसको मैं सिर्फ 12 कर देंगे, नॉट यू, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर नंबर, तो न्यूक्लियर नंबर तो कार्बन का होता है 12, तो 2989 को डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर नंबर का। किसका आंसर आ जाएगा? 12 से लॉजिक बताओ मुझे, 12 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? 12 की तो लॉजिक इसलिए है ना, बताओ। न्यूक्लियन नंबर आपने बोला, तो आपने न्यूक्लियन हाँ, नंबर में क्योंकि आपने कहा मैंने था प्रोटॉन न्यूक्लियर और नंबर न्यूट्रॉन होते पूछा हैं, तो था कार्बन में और 6 6। कार्बन का न्यूक्लियर नंबर होता है 12। अगर हीलियम होता तो मैं 4 से डिवाइड करता, 249, बिल्कुल सही है कुर्बान, 249 आंसर आ रहा है। अब पेपर में आता है शो करने को, क्या चीज शो करने को आती है दिखाता हूं मैं, ये चीज पेपर में शो करने को आती है, जो हस्सान कह रहा था मुझसे अभी। ए शो दैट, ये रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, शो दैट 1U बराबर है 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये कैसे शो करेंगे आप? क्या ये चीज शो कर सकते हैं आप? ये 3 मार्क की पेपर में आती है शो करने को, शो दैट 1U बराबर है 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। बताओ करके, जो हस्सान कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था हस्सान, करके दिखाओ मुझे और मुझे व्हाट्सअप करो इसकी वर्किंग। 3 स्टेप में हो जाएगा ये। आज के बाद E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर की इक्वेशन आप लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर सवाल जो पूछेगा मास डिफेक्ट पूछेगा यू में और बाइंडिंग एनर्जी पूछेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आज के बाद हमेशा ये रिलेशन लगाओगे तुम, 1U बराबर है 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या तुम ये प्रूफ कर सकते हो या कर सकती हैं? बताइए, जो ये कर सकते ये हैं तो कर E इक्वल सकते टू MC स्क्वायर से होगा ना, C पता है, हैं। हाँ C बिल्कुल पता सही है कह और रहे हो। M नहीं पता है। M तो पता है ना, M को कन्वर्ट करेंगे केजी में। हम्म, करके दिखाओ मुझे 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ। यार 933.75 आ रहा है। हो गया, करवा दूं? वेरी गुड अली सिद्दीकी। ये इसकी वर्किंग है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, M की जगह 1U, 1U का मास बताया गया था 1.66 10 पावर -27 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर 3 × 10 पावर 8 का होल स्क्वायर। जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो आंसर है 1.49 टाइम्स 10 पावर -10, इसको डिवाइड कर दिया 1.6 टाइम 10 पावर -13 से, तो जूल से आंसर चला गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये 3 मार्क। हाँ बोलो। मैंने एक गलती की, मैंने ये कर दिया 1.66 इंटू 27 को डायरेक्ट यहाँ पे 1.66 इंटू 30
कर दिया और फिर मल्टीप्लाई बाय सी कर दिया। सी का स्क्वायर होगा, सी नहीं होगा, सी का स्क्वायर हाँ, तो होगा। वही सी का स्क्वायर, लेकिन मैंने तो आपने पहले इसमें सी स्क्वायर इंटू क्या तुम्हारा ओरिजिनल आंसर एन करके 934 आ रहा है डिवाइड कैलकुलेटर किया में? मैंने पहले स्टेप में। वो नहीं ना, गलत आता, वही तो गलत करा था एक चीज, वही तो बता रहा हूँ गलत किया है, तो उस तरह नहीं हो सकता था। नहीं, उस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि पहले मास को कन्वर्ट करोगे एनर्जी में और मास को कन्वर्ट करोगे केजी में। 1.66 टाइम्स 10 पावर माइनस 27 पहले मास था यू से निकालोगे केजी। स्टेप देख लो उसके, पहले तुम यू से किस में जाओगे, केजी में जाओगे, फिर तुम फॉर्मूला लगाओगे E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का, क्योंकि मास केजी में, स्पीड है मीटर पर सेकंड में, तो एनर्जी निकलेगी जूल्स में। ये देखो जूल्स का आंसर आ गया मेरा 1.49 टाइम्स 10 पावर माइनस 10। फिर इसको डिवाइड करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो 1.6 टाइम्स 10 पावर माइनस 13 से, तो फिर आंसर निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी लो जहर। भेज रहा हूं, क्या यहां तक समझ में आ गया? अब इसके बाद इसका ग्राफ आता है, तीन चीजें आती हैं, डिफेक्टेड मास, बाइंडिंग एनर्जी और उसका ग्राफ। अगर आप इसके ग्राफ की बात करते हैं तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनेगा। सर ये कितनी क्लासें और रहती हैं, रेडियो एक्टिविटी खत्म कब तक होगा? अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, अभी तो शुरू है, अभी तो शुरू है, वो तो तुम्हें क्लास ही नहीं हो रही है। ट्यूसडे को क्यों नहीं आए थे तुम लोग? आप नहीं आया था, कहाँ गायब थे? ना मैसेज किया ना कुछ। अच्छा, मैं मैसेज नहीं हम करूंगा लोग तो तुम स्कूल में क्यों नहीं बैठे, आप करोगे? आए नहीं। हैं? तुम बैठे हुए थे? देखे देखे, आपने सर हुसैन जाफरी से पूछा, आपने हुसैन जाफरी से पूछा हुआ ऑनलाइन, और आप हमें कह रहे हैं क्यों नहीं आए। ऑनलाइन? कॉमेडी कर रहे हो भाई। हम लोग तो टॉपिक का स्कूल नाम में क्या बैठे थे, था? आप आए नहीं, इंतजार करके थक गए। स्कूल में स्टॉल लगा के? नहीं ना, स्टॉल हमारे क्यों, हम तो क्लास लेने आए थे, हम तो यूनिफॉर्म में आ गए, पता भी नहीं था बेग सेल है। हमने बोला चलो आपकी क्लास लेके फिर जाएंगे, अगर यूनिफॉर्म पे वो घर के कपड़ों में आएंगे, पता चला 2 घंटे जाया हो गया, आप आए नहीं। तुम टाइम पे कभी आते हो? एक सेकंड, मैंने टॉपिक का नाम क्या सेव किया था अभी, रुको, इसका नाम रखा था मैंने A2, नहीं, अभी पीडीएफ भेज रहा हूँ इसकी, क्या इस नाम से सेव की है अभी, रुको, वेक्टर्स, एक आपने सेकंड, वो सेव किया था BE, इस नाम बाइंडिंग से सेव की थी बाइंडिंग मैंने, एनर्जी प्लस, इस तरह करके, बाइंडिंग एनर्जी प्लस, BE प्लस हाँ आर्क A2, के कुछ किया था, A2 लिखा था सर ना मैंने। सबसे रेडियो ऊपर देखें, रेडियाई। ऊपर करें बिल्कुल। नहीं यार, नहीं ये फर्स्ट टाइम आ गया, एक सेकंड रुको, नहीं उस ऊपर नहीं है, ये रहा, ऊपर ही था सबसे, ये सबसे ऊपर। हाँ यही है, A2 न्यूक्लियर प्लस, अभी ये रहा। भेज दूंगा तो भेज दूंगा। चले, सेंड कर दिया मैंने आपको।
10 पेजेस हैं ये इस पूरे चैप्टर की। अब आगे इसके ग्राफ के ऊपर, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ, ये इसका ग्राफ है। ये इतना खतरनाक सा ग्राफ नजर आ रहा है तुम्हें? रुको मैं इसके अंदर की चीजें सारी अब कर दूं पहले, वरना तुमको समझाना मसला हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ प्योर जो है वो इस हालत में है, और समझाने के बाद इस हालत में हो गया है। दिस इज द प्योर ग्राफ। ये आपके पास केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम के आइसोटोप्स, लिथियम 6, लिथियम 7, बोरॉन, मैग्नीज, कैल्शियम, फेरस, जिंक, के आर, एमओ, टी। अभी सारे के सारे एलिमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राफ की शेप पता होनी चाहिए। इस ग्राफ की शेप जो है ना, मैंने रेड से आगे शो की हुई है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर नंबर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है B/A। बी का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी, ए का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बुक्स के अंदर इसको ए से मार्क करते हैं, मगर तुम्हारे सिलेबस में इसको NN से मार्क किया है। NN का मतलब होता है न्यूट्रॉन नंबर, न्यूक्लियर नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बी का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी। तो वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर नंबर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर है खाली न्यूक्लियर नंबर। क्यों केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था AZ। ये ए जो होता था, ये ए आपको क्या बताता था एक्चुअल में? ये ए आपको बताता था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बताता था। और नीचे का जी जो है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता था। तो ग्राफ की शेप जो है पहले इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो इस ग्राफ के अंदर जो सबसे स्टेबल एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी नजर आ रही है आपको ग्राफ में? आयरन की। किसकी नजर आ रही है? आयरन की, जिसको हम बोलते थे फेरस। दुनिया का सबसे स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो पहले बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है और फिर कम होने लगी। तो इसका मतलब होगा जो पीक के ऊपर एलिमेंट होगा जो ग्राफ से मार्क हुआ है, वो आपके पास एलिमेंट है फेरस, आयरन, फेरस 56। तो इसका मतलब होगा आपकी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे स्टेबल एलिमेंट होता है, जिसको तोड़ना सबसे मुश्किल है, वो है आयरन 56। क्योंकि ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर नंबर बढ़ रहा है, ए का मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर नंबर। जैसे जैसे न्यूक्लियर नंबर बढ़ रहा है, आपके पास बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है। सबसे कम हाइड्रोजन की है, उससे ज्यादा हीलियम की है, फिर लिथियम की है, फिर बोरॉन की है, फिर मैग्नीज की है, फिर कैल्शियम की है। मगर 56 के बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है। 56 के बाद क्या हो रहा है? जैसे जैसे न्यूक्लियर नंबर बढ़ रहा है, राइट, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब इससे एक बात पता चली कि दो एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी सेम हो सकती है। क्या दो एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी सेम हो सकती है? मैं बोल रहा हूँ इस ग्राफ को देखते हुए कि दो एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी सेम हो सकती है। क्या ये बात सही कह रहा हूँ मैं? ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो सही कह रहा हूँ। क्या ग्राफ से ये बात एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे ना, वहाँ पे दो इंटरसेक्ट करेंगे। वेरी गुड। अगर मैं इस पूरे ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, तो इसका मतलब होगा जब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, सॉरी, ये जब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिन दो एलिमेंट्स को, इस यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, उन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी सेम होगी। ये बता सकते हैं आप? एक एलिमेंट ये होगा और एटॉमिक नंबर एक चेंज होगा। एलिमेंट ये होगा। इन दोनों में फर्क क्या होगा? नहीं, एटॉमिक नंबर तो चेंज हुआ है। इनका दूसरा फर्क ये कि इसमें एक होगा नॉन रेडियो एक्टिव, एक होगा रेडियो एक्टिव। क्या ये बात समझ में आई? कैसे पता चलेगा? क्योंकि 56 के बाद, हाँ, अगर आपने वो केमिस्ट्री हमने या पढ़ा ओ है ना, लेवल फिजिक्स एक तुम्हें याद लिमिट हो, होती है, तो बोरॉन, एक लिमिट होती है लेड किसी के याद है? पास। लेड, लेड, लेड का लिमिट क्या होती है? मास नंबर क्या होता है लेड का? 82। क्या ये बात वो पता है याद आपको? नहीं, ये भूल गए? लेकिन लिमिट थी पीबी, ना, उसके बाद रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। एएस में पढ़ा था, ये लिमिट के बाद होते हैं रेडियोएक्टिव। बिल्कुल सही है। याद रखिए 82 प्रोटॉन 82 के होते बाद हैं। जितने होते हैं वो लिमिट सारे के 82 के बाद जितने होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। 82 से पहले जो होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। अब एक एलिमेंट का मास नंबर था 236, रेडिएशन करेगा, इसमें से अल्फा निकलेगा, तो इसका मास नंबर कम हो जाएगा 232। फिर ये एलिमेंट, फिर अल्फा निकलेगा, फिर आपके पास कम होता चला जाएगा। मतलब ये कम होते होते जहां पे आके रुकेंगे वो एलिमेंट होता है लेड। लेड के अंदर से रेडिएशन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब दुनिया के सारे रेडियो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब रेडिएशन करते हैं
तो वो सारे के सारे रुकेंगे कहाँ पे आके, लेड पे आके रुकेंगे। कहाँ पे आके रुकेंगे, लेड के ऊपर, क्योंकि उनका मास नंबर कम होता चला जाएगा। तो वो जहाँ पे आके रुकेंगे वो होगा लेड। तो लेड से पहले जितने एलिमेंट होंगे सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव होंगे, और लेड के बाद जितने एलिमेंट होंगे जिनका मास नंबर ज्यादा होगा वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होंगे। तो इसीलिए फेरस के बराबर में बिल्कुल लेड होता है। फेरस का 56 इसके बाद 82 आएगा। तो फेरस जो है वो सबसे स्टेबल है, और फेरस से कम लेस स्टेबल होगा लेड, पीबी। तो पीबी के आगे जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होंगे। तो फेरस और सर पीबी जो है, फेरस क्या है? आयरन। अरे आयरन का नाम नहीं आयरन पता, पौधे से। लॉली। आयरन को लेड तो फेरस तो बोलते हैं, फेरस 56 या आयरन, ये तो क्या Fe। आयरन की सिंबल क्या होती है, केमिस्ट्री में इतनी तो पढ़ी होगी। आयरन की सिंबल क्या होती है 56? आयरन ये बता, कहते हैं, फेरस तो नहीं कहते। अच्छा फेरस कहते की हैं भाई चुप आयरन हो की जाओ सिंबल क्या होती है, आयरन की सिंबल Fe होती है। Fe क्या चीज है, ये ग्रीक लेटर है। चलो मैं गलती कर रहा था, तुम्हें पता ही नहीं था, मैं आयरन बोलूंगा अब। आयरन 56 जो है वो सबसे स्टेबल है, उसके बाद लेड आएगा, और लेड के बाद जो होंगे सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुरू हो जाएंगे। तो इसको शो कर रहा है, सर ये ग्राफ शो कर रहा किस है ग्राफ में स्टेबिलिटी किया को। था? क्या शो कर रहा है, आपका एलिमेंट जो होगा वो होगा आयरन 56। सर बोल, सुन रहा हूँ ना, तुम बोलोगे तो मैं जवाब दूंगा ना। सवाल क्या है, इसमें आपने बोलो। लेट खुद, एक तो आपने लेट खुद देखा है, और दूसरी बात इंटरसेक्ट पॉइंट, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों क्या कहते हैं पीबी के बाद वाले आ जाएं, किसी तरह के दोनों रेडियो एक्टिव आ जाएं? नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि आयरन आयरन और लेड लाई करते हैं ग्राफ के टॉप पे। तो इस टॉप के ऊपर टेंजेंट आप बना सकते हैं बस। तो इधर अब आप अगर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो कह रहा था आपके पास हसन, तो जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो इसका मतलब होगा वो ग्राफ के नीचे वाले पोर्शन में खींचना पड़ेगा ना मुझे। देखो ऐसे खींचूंगा मैं, अगर मैं टॉप पे खींचूंगा तो आपके पास, ये देखें, और टॉप पे चले हैं, ये देखें। तो याद रखें, टॉप पे पहुंच जब आप पहुंचेंगे तो आपके पास एक उसमें नॉन रेडियो एक्टिव होगा, एक रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि सबसे टॉपर जो है वो पॉइंट था आयरन 56। तो यहाँ पे तो आप स्ट्रेट लाइन बना ही नहीं सकते ना हॉरिजॉन्टल, तो वो सिर्फ आयरन को शो करेगा। जैसे आप और आयरन से अच्छा नीचे सर, उतरना शुरू करेंगे वो जो हमने तो आपके पास हम्म, इस साइड पे कौन से एलिमेंट होंगे, इस साइड पे होंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। और इस साइड पे होंगे नॉन रेडियो एक्टिव, इस सर साइड पे होंगे जो अभी नॉन 82 से प्रूफ किया था, रेडियो। बोलो, क्या चीज प्रूफ जो किया हमने था। भी 82 से प्रूफ किया है, जो 82 वाली एक लिमिट है, यहाँ से भी तो वो प्रूव हो सकती है ना कि अगर हम टेंजेंट बनाए डायरेक्ट आयरन पे, तो उसके लेफ्ट पे और राइट पे दोनों में कोई चीज इंटरसेक्ट नहीं हो रही होगी, तो मतलब Fe न्यूट्रल पॉइंट है। तो यहाँ इससे भी तो प्रूव हो सकता है बिल्कुल ये चीज। सही है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सकती है प्रूफ। अब मुझे जो चीज तुमको एक्सप्लेन करनी है इस ग्राफ में, वो क्या चीज एक्सप्लेन करनी है। एग्जामिनर पूछता है, ग्राफ बना के देगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ लाया करेंगे, लेफ्ट के ऊपर रेडियो एक्टिव होंगे, राइट के ऊपर सॉरी लेफ्ट के ऊपर होंगे नॉन रेडियो एक्टिव, राइट के ऊपर होंगे रेडियो एक्टिव। दूसरा, यहाँ पे एक चीज लिख कर देगा वो, क्या तुम्हारा माइंड इसको एक्सेप्ट करता है। ये एरो क्या शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है स्टेबिलिटी को, और इस एरो के ऊपर लिखूंगा फिजन रिएक्शन। क्या तुम्हारा माइंड ये बात एक्सेप्ट कर रहा है। मैं फिजन क्यों लिख रहा हूँ, सोच के बताओ। सर जो ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं ना। वो टूटते हैं, वो टूट के फिजन लिख रहा हूँ मैं, एफ आई सर वाला लिख कम रहा हूँ मैं। बाइंडिंग एनर्जी होगी तो इजीली टूट जाएंगे ना। हाँ, याद क्या कहते हैं, रखें। लेस स्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अब तुम लोग को समझ में आना शुरू है। यानी कि जितने भी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे जिनका मास नंबर ज्यादा होगा वो अनस्टेबल होंगे, तो वो डिके करेंगे और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होंगे। तो इसका मतलब होगा लार्ज एटम टूट के छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब होगा यूरेनियम टूटेगा तो छोटे पार्टिकल बनेंगे। इस प्रोसेस को बोलते थे फ्यूजन, और ये एरो मार्क कर रहे हैं स्टेबिलिटी को। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं यहाँ लिखूंगा फ्यूजन, Fu, क्योंकि यहाँ पे छोटे पार्टिकल मिलके बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं। बोरॉन इज मोर स्टेबल देन लिथियम,
लिथियम इज मोर स्टेबल देन हीलियम, हीलियम इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन। तो याद रखें नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है और ये प्रोसेस हो रहा होता है सन के ऊपर, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ये प्रोसेस हो रहा होता है अर्थ के ऊपर फिजन में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो आप करते क्या हो, आप बड़े पार्टिकल को तोड़ते हैं छोटे पार्टिकल में और वो आपके पास कन्वर्ट हो रहा होगा इस प्रोसेस की मदद से। तो ये ग्राफ की ना डिस्क्रिप्शन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ की डिस्क्रिप्शन। वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर नंबर है, एक्स एक्सिस पे न्यूक्लियर नंबर है, एरो ऊपर की तरफ बनेंगे, चाहे लेफ्ट से बनाओ या राइट से बनाओ, दोनों आपके पास आयरन 56 को तक पहुंचना चाहते हैं। दुनिया का हर एलिमेंट स्टेबल बनना चाहता है और स्टेबल बनने के लिए वो रिएक्शन करता है, केमिस्ट्री में इतना पढ़ लिया होगा आपने। तो या तो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होगा या फिजन रिएक्शन होगा। तो फ्यूजन के अंदर नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होंगे वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होंगे जब छोटे पार्टिकल मिलकर बड़ा पार्टिकल बना रहे होते हैं, और फिजन के अंदर बड़ा पार्टिकल टूट के छोटे पार्टिकल बना रहा होगा और वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ये देखें यहाँ पे भी मार्क किया गया है, वैसे ही ग्राफ है, यूरेनियम सबसे आखिर में और हाइड्रोजन सबसे पहले। हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्सीमेट 0 के करीब टच हो रही है। आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे हाइड्रोजन को टूट जाएगा वो, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियर नंबर। ये आपने प्रूफ कर लिया था, राइट? बनाइए ग्राफ। और सर वो जो राइट हैंड साइड पे जो एंड में जो आपने क्या लिखा है आर इसको भी हल्की सी एनर्जी देंगे ये फिर हाँ, फिजन तो कर लेगा। जितना तोड़ना आसान हाइड्रोजन हीलियम लिथियम को है। अगर ग्राफ में देखो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, तो इसका मतलब होगा अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाता, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता, ए कहाँ से, यहाँ से अगर मैं बनाऊं, नहीं स्ट्रेट नहीं है ये, तो इसका मतलब बनेगा ये सारी की सारी कैलकुलेशन अब ग्राफ से कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर आपको एक एलिमेंट की स्ट्रेट पता है एनर्जी, अब जैसे ये आ गया, तो इसका मतलब होगा आर ए की जो एनर्जी होगी, आर ए को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी बोरॉन के ऊपर एक एलिमेंट होगा उसको चाहिए होगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो इसका मतलब होगा दो दो एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी सेम हो सकती है, मगर फर्क क्या होगा, एक उनमें रेडियो एक्टिव होगा, एक उनमें नॉन रेडियो एक्टिव होगा। That is the basic difference. One is radioactive, other one is called non-radioactive. Right? अब मैं इसका एक सवाल कराता हूँ। हाँ बोलो। सर बस ऑफ कर दें, बहुत हैवी हो गया। अगर हाइड्रोजन एक सवाल की कराता बाइंडिंग हूँ, एनर्जी बहुत कम होगी तो दोबारा से बोलो। अगर किसी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होगी तो अगर जैसे उसको हाइड्रोजन एनर्जी, की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है तो वो तो एटमॉस्फेयर में ब्रेक हो जाता होगा। अच्छा वो टूट के निकलेगा क्या उसमें से? इलेक्ट्रॉन उसके और अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिर्फ जो भी। प्रोटॉन निकलेगा, सिर्फ प्रोटॉन निकलेगा। इसलिए आपने देखा होगा स्टैटिक चार्जेस एयर में मौजूद हो रहे होते हैं। उसकी रीजन ही यही है, क्योंकि हाइड्रोजन जो आपके पास हाइड्रोजन गैस जो मौजूद है उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम है। जैसे ही फोटोन आके स्ट्राइक करेंगे आपके पास ब्रेक हो जाएगा वो, और जब ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब होगा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बढ़ते चले जाएंगे। तो आपकी जो एयर है वो न्यूट्रल थोड़ी होती है, उसमें 10 पार्टिकल ऐड हुए होते हैं, चार्ज पार्टिकल, उसकी रीजन ही है। तो वो सारे एलिमेंट जिनकी ये बाइंडिंग ये सुन रहा बाइंडिंग हूँ, एनर्जी को रिजॉल्व करने के लिए सोर्स कैसे हमेशा हीट ही होगी? बाइंडिंग एनर्जी को रिजॉल्व करने की जो सोर्स है वो आपके पास एनर्जी होती है, चाहे वो आपके पास रेडिएशन से मिल रही हो, हीट से मिल रही हो, या आपके पास कहीं से भी मिल रही हो, चाहे वो फोटोन से मिल रही हो। फोटॉन भी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं उसको? तो लाइट एनर्जी जो इन टर्म्स ऑफ हाँ, फोटॉन वो भी करा सकती है इसको। अगर उस फोटोन की वेवलेंथ इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी तो करा सकती है, बिल्कुल करा सकती है। उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए बस ये सवाल करें उसके बाद खत्म करता हूँ। डेफिनेशन क्या पूछी उसने ऊपर, व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, व्हेन टू स्मॉल पार्टिकल कंबाइन एंड फॉर्म अ ह्यूज न्यूक्लियस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। इसका रेफरेंस देख लो मैं तुम्हारे लिए, इसका रेफरेंस आपके पास है जून 13 41। 5 मिनट में करना ऑफ कर दूंगा बस। ये सवाल है जून 13 41, जून 13 का पेपर है ये, जून 13 41 है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे फ्यूजन की, व्हेन टू स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन एट वेरी ह्यूज टेम्परेचर
So these two nuclei combine and form a heavy nucleus and large amount of energy is released. फ्यूजन के अंदर लार्ज टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये प्रोसेस सन की सरफेस पे होता है, अर्थ की सरफेस पे नहीं हो सकता। अब पहला तो इतना एग्जामिनर आसान ने है, क्या कह रहे हो? पहला तो इतना ज्यादा आसान है, क्या आसान है? सिर्फ माइनस करना है हीलियम को उधर जाके अच्छा, एनर्जी के आंसर लिए, बताओ, आंसर बताओ, शाबाश। 3 और मार्क का इतना माइनस में आसान? आएगी तो मतलब एक्सो वो है, एक मिनट, हाँ प्लस दिस प्लस 3, बल्कि नहीं पॉजिटिव ही आएगी तो अच्छा, एंडोथर्मिक भी हो जाएगा कि उसको अच्छा, इमिट कर रहे हैं। तो क्या आप मुझे आंसर बताएंगे? मुझे आंसर बताएंगे अब जूल्स में इसका? एग्जामिनर पूछते कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सो ही होगा, एंडो तो होने से रहा। अब वो एनर्जी की वैल्यू बताएं आप मुझे। यू हैव 4 मिनट टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। 5.33 इंटू 10⁻³ यू आ रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई दूंगा उससे 1.66 माइनस 27 से 8.84 इंटू 10⁻³ ये आंसर जूल्स में आ रहा है क्या? ये आंसर मतलब जूल्स में? यू में आ रहा था, यू को मैंने मल्टीप्लाई किया केजी में, अब केजी से फिर यू में जूल्स में करूं, नहीं, क्या जूल्स में मतलब? आंसर देना है, जूल्स में आंसर देना है। सर इसमें मास डिफेक्ट नहीं लगेगा? पहला स्टेप तो जाहिर सी बात है वही तो लगेगा। मुझे तो हैरत हो रही है हमदान के ऊपर, पता नहीं कैसे डायरेक्ट कर दिया हमदान ने। भाई एक प्रोटॉन का मास कितना बताया उसने? 1.00729। एक ड्यूट्रियम का मास कितना बताया है? 2.01410। और हीलियम का मास कितना बताया है? 3.01605। तो इसका मतलब होगा लेफ्ट साइड के मास को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड के मास से कंपेयर करेंगे। मैंने एक बात बताई थी, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब होगा रिएक्टेंट यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम इज द रिएक्टेंट और हीलियम इज द प्रोडक्ट। हाइड्रोजन और हीलियम कंबाइन होने के बाद हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम कंबाइन होने के बाद हीलियम फॉर्म कर रहे थे। तो आपने करना क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले आपको एनर्जी मास का चेंज निकालना होगा और फिर उस मास के चेंज से एनर्जी निकालेंगे हम। देखें, मैंने एक बात लिखवाई थी आपको नोट्स में, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस, या मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बड़ा होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से। जो तुम्हें पीडीएफ भेजिए चेक कर लो, उसमें लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट तो ये और ये प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब बनेगा हाइड्रोजन। एग्जामिनर ने प्रोटॉन का मास कितना बता दिया है? 1.00729 में ऐड करूंगा मैं ड्यूट्रियम का मास। ड्यूट्रियम का मास बताया 2.01410। और इन दोनों को जब मैं ये आ सब्ट्रैक्ट रहा कर है दूंगा, और इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किससे? ऊपर जो दिया, 3.01605 से। तो इसका मतलब बनेगा जब मैं वन तो मैंने भी तो यही किया पॉइंट था पहला। सही किया था, तो बस फिर आसान, फिर सही किया था। वन पॉइंट जीरो हाँ ना, जीरो वैल्यू सेवन बता तो टू रहा हूँ। एक सेकंड ना, रुको रुको, मैं पहले खुद कर लूं। अली सिद्दीकी ने बताई है शायद वैल्यू। आंसर आ गया ना तुम्हारा? इसका रेफरेंस क्या बताया था मैंने? जून 13। रुको मार्किंग के देख लेता हूँ, जून 13 की, पता चल जाएगा, टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। जून 13, जून 12, जून 13 41, जून 13 41। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है तुम्हारे पास? हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है। टू लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ मोर मैसिव न्यूक्लियर। ये तो आपके पास है पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट का आंसर उसने पूछा था एनर्जी। एनर्जी आ रही है बेटा 8.0 टाइम्स 10⁻−13 जूल्स। क्या ये बात समझ में आई आपको? सर एग्जैक्ट 7.96 आ रही थी, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे।
हाँ 7.96 टाइम्स 10⁻⁻13 आ रही थी, हाँ बिल्कुल सही आ रही थी। तो प्रोटॉन मैंने भी यही किया था सर। तो आंसर ये आ रहा था ना अली नहीं, सिद्दीकी कैलकुलेटर तो। में गलती की थी। अब देखो ना भाई, यही तो चीजें हैं न्यूक्लियर में, कैलकुलेटर की गलती आपको ले डूबेगी। देखो तुम्हारे सामने मार्किंग ही खोल दी। एक्चुअली में हाइड्रोजन के मास के अंदर ड्यूटियम के मास को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आता नाइट्रो हीलियम, इससे सब्ट्रैक्ट किया, ये डिफेक्टेड मास आ गया, इसको mc² से लगा दिया आपने, इस मास को कन्वर्ट किया केजी में और मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से। तो हस्तान का तो आंसर सही आ रहा था 7.9 समथिंग टाइम्स 10⁻⁻13। अगला पार्ट इसका क्या था, इसने मैंने अगला स्क्वायर पार्ट हाँ ना, मैंने स्पीड ऑफ स्क्वायर दोनों पे लगा दिया था, किन दोनों पे, अच्छा तुमने दोनों पे होल स्क्वायर लगा बस दिया था। कैलकुलेटर में गलती थी। चलो, और उसके हाँ, बाद वो उसने पूछा लिखते था हुए गलती टेम्परेचर लगी। कितना चाहिए होगा। अब एग्जामिनर पूछता है क्यों इस प्रोसेस को होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, उसका मार्किंग में देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड ड्यूटियम मोर मस्ट स्टेबल। बी वेरी लार्ज सो द न्यूक्लियर कैन ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस। अगर आप एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के करीब मोर लाना स्टेबल। चाहते हो, हाँ, तो उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो आपके पास सेम चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, रखते हैं क्लास यहीं पे। चलिए साहब, फिर रखते हैं यहीं तक। मैं बोल चुका हूँ, मैं लेट हो गए तुम।